रहा है पढ़ाई? चलो हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन सीरीज का। चल रहा था हम लोग का, उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के लिए न्यूटन सर ने क्या लॉ लिखा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो फोर्स, आप जानते हो कि ऐसा एक्सटर्नल कॉज जो किसी भी बॉडी या सिस्टम पर लगकर उसके इनर्शिया को बदले या बदलने का कोशिश करे, उसी एक्सटर्नल कॉज का नेम कुछ और नहीं, क्या कहेंगे? फोर्स। आप देख लो, एफ के लिए अगर बात करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग बोलते हैं। फोर्स क्या होता है भाई? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब आप कह सकते हो, यहां से दो चीजें क्लियर है। एक तो आप कह रहे हो dp बाई dt और दूसरा कह रहे हो dp इक्वल्स f इंटू dt। पहली बात मैं ये बोलूं कि ये कुछ और नहीं, स्लोप है। किसकी? इसके बीच, तो ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड टाइम। मतलब ध्यान देना, मोमेंटम एंड टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा वही स्लोप कुछ और नहीं, क्या होगा? फोर्स। मतलब मोमेंटम एंड टाइम का अगर ग्राफ प्रॉब्लम ने दिया है, आप कुछ मत करना, उसका स्लोप निकाल लेना, जो स्लोप होगा वही आपका फोर्स है। आप कहोगे इससे क्या क्लियर होता है? तो आप कहोगे यहां देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट का मतलब एरिया, पढ़े हुए हैं, याद करो, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन बिटवीन फोर्स एंड टाइम गिव्स क्या? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स और टाइम के का ग्राफ दिया हुआ हो तो उस ग्राफ का बॉन्डेड रीजन का जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा। मोमेंटम टाइम का दिया हुआ हो तो जो स्लोप होगा वही कुछ और नहीं, क्या देगा? फोर्स देगा। क्लियर है? आप इसी को कह सकते हो। आगे एग्जांपल ले लो। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी in motion varies as shown in figure. Find value of force at t equals 4 सेकेंड। ध्यान देना, प्रॉब्लम ने क्या कहा है कि p और t के बीच का ग्राफ तुम्हें दिया गया है। देख लो, दिया हुआ है ग्राफ इस तरह का। आपको कहा गया कि ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको कहा जा रहा है यहाँ मोमेंटम का वैल्यू 100 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड पे बताओ कि फोर्स का कितना वैल्यू। यार 5 क्या, 2 क्या, 3 क्या, कभी भी बोले। मोमेंटम एंड टाइम का ग्राफ है, कुछ मत करो, स्लोप निकाल लो, वही तो होगा। स्लोप कितना होगा? ध्यान देकर देखो, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे स्लोप जो अपना निकल रहा है यही फोर्स है और ये 100/5 है। ये अगर 100 न्यूटन यहाँ की 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और ये 5 सेकंड दिया हुआ है। अब ग्राफ का स्लोप ले लो, जो होगा वही तो फोर्स होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लो। Force applied on particle varies as shown in figure. Find change in momentum t equals 0 to दे रखा प्रॉब्लम ने, देख लो, ध्यान देकर देख।
फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 6 और यहां दिया हुआ है तुम्हारा 20 न्यूटन। प्रॉब्लम ने कहा कि 0 से 4 सेकंड के बीच में मोमेंटम कितना चेंज किया होगा, तुम कैलकुलेट करो। बड़ा सिंपल लेकिन अच्छा सवाल होता है ये सब। 0 से 4 सेकंड में, चल देखते हैं 0 से 4। पहली बात तो ये कि ये ग्राफ तुम्हारा है यार, 4 तक का बात करना है, मतलब इधर वाले को हटा ले। प्रॉब्लम ने फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया, चेंज इन मोमेंटम पूछता है। फॉर्मूला अपने हाथ में पड़ा हुआ है कि फोर्स और टाइम के ग्राफ में चेंज इन मोमेंटम कुछ और नहीं, बॉन्डेड रीजन का एरिया, मतलब एरिया निकाल लो 1/2 इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड। आप कहोगे नीचे कितना था 4, ऊपर कितना था 2 और 20, ये कितना बोलोगे तो ये बोलोगे 1/2 इंटू 6 इंटू 20। आप कहोगे इसका मतलब हो गया कि चेंज इन मोमेंटम अगर बोला जाए तो कहोगे 60 केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। तो सीधा सीधा अगर डेफिनेशन बात करें फोर्स का तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो क्या होगा, रिलेशन क्लियर है। ऐसे ये ना, चल अगला देख ले, फटाफट छापते चल। आगे देखो, आपने कहा है कि फोर्स इक्वल्स dp बाई dt। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, dp के जगह कहोगे m इंटू वी बाई dt, मतलब फोर्स जो कहोगे dm बाई dt इंटू वी प्लस v dm बाई dt, ये प्लस m इंटू dv बाई dt। u इंटू वी वाला फॉर्मूला मास वेरिएबल सिस्टम में हम लोग यही बात करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मास कांस्टेंट है तो आप सीधे बोलोगे dm बाई dt तुम्हारा 0 है। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू कहते हैं m dv बाई dt। फोर्स का एक और रिजल्ट निकल गया, क्या रिजल्ट निकला देख। तो यहां से कहोगे कि ये स्लोप है, याद करो किस किस का, तो वेलोसिटी एंड टाइम का। स्लोप है किस किस का, वेलोसिटी एंड टाइम का। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम कुछ और नहीं क्या देगा, फोर्स देगा। ये क्या है, तो ये स्लोप है। ये स्लोप है किस किस का, तो वेलोसिटी और टाइम का। ये मास, वेलोसिटी टाइम का स्लोप और मास का जो प्रोडक्ट होगा वही कुछ और नहीं हमारे लिए क्या देगा, फोर्स। आप देखो velocity of a body of mass 4 kg varies as shown in figure। वेलोसिटी वैरी करता है टाइम के साथ, दिखाया हुआ है। ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है 4 सेकेंड, ये दिया हुआ है 6 सेकेंड। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट t इक्वल्स, पहला में 1 सेकेंड, दूसरा में 3 सेकेंड। 1 सेकेंड पे कितना फोर्स है, 3 सेकेंड पे कितना है और 5 सेकेंड पे कितना है, इस तीनों टाइम पे पूछता है। ध्यान देना, 0 से 1 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड तक जो भी स्लोप है वो कांस्टेंट है। यहां अगर बात करो कि 0 से 2 तक स्ट्रेट लाइन होने के कारण इसका स्लोप m1 एंड दैट इक्वल्स कितना 10/2 मतलब +5 है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल होने के कारण देख लो। अगर कहोगे कि यहां 2 से 4 इसके लिए स्लोप बोलो तो m2 बराबर 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप इसके लिए सोचते हो m3 तो आप वंस अगेन बोलोगे कि 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड
ये 5 के बराबर, लेकिन फर्क क्या होगा, क्यों नेगेटिव होगा समझ रहा है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, खींचेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक में हम लोग पढ़े हुए, एंटी क्लॉक में अगर एंगल हो तो स्लोप पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया। अब आप देखो 0 से 2 तक, ये कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ये कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, ये कहां से कहां तक, 4 से 6 तक। तो अब आपको बोला गया कि 1 सेकंड पे, एट 1 सेकंड, 0 से 2 तक अगर यही है तो 1 सेकंड पे भी यही होगा। इसका मतलब 1 सेकंड पे क्लियर है कि फोर्स का वैल्यू जो होगा वो मास गुना स्लोप, मास मतलब 4, स्लोप का मतलब 5। अब ये मास मत समझ लेना, ये क्या है, स्लोप है। तो अगर मास को स्लोप से मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 20 न्यूटन, आप कहोगे t इक्वल्स 3 पे, तो फोर्स मास इनटू स्लोप, अगेन मास तो समझ में आ गया, स्लोप है नहीं, कहोगे t इक्वल्स 5 पे, f का वैल्यू m इंटू स्लोप वंस अगेन है। आप क्या कहोगे, 4 इंटू 5, आप कहोगे माइनस होना चाहिए, बिल्कुल माइनस। ये बताता है कि फोर्स जो है वो रिटार्डिंग नेचर का है, वेलोसिटी को घटाने वाला है। देखो यहां प्लस, इसका मतलब बता रहा है कि वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, मतलब बॉडी अगर आगे जा रहा है तो धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। यहां अगर वेलोसिटी घट रहा है, मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट लगने वाला, बॉडी जा रहा है आगे, लगा रहे हैं पीछे। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग अगर कहेंगे कि क्या होगा, तो ग्राफ दिया रहेगा, फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा फोर्स का वैल्यू। चल आगे देख ले, फटाफट छाप ले। अगला velocity of a body of mass small m equals 2 kg varies as v equals 3t square plus 2t plus 4. Find force acting on body at t equals 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितना फोर्स लग रहा है, कुछ करना क्या है यार, आपको बस वेलोसिटी दे रखा प्रॉब्लम ने, तो वेलोसिटी की मदद से क्या करो, तो कुछ नहीं, बस एक काम कर लो कि dv by dt निकाल लो। कहोगे dv by dt क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि फोर्स इक्वल्स मास इनटू dv by dt। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाल दिए, अगर निकाल दिए तो क्या हो गया, तो एट t इक्वल्स 2 पे dv by dt अगर कहोगे 6 इंटू 2 प्लस 2, और ऐसा हो गया तो फोर्स इक्वल्स कितना, m dv by dt लगा दो ना। मास दिया हुआ है 2 kg, हो तो गया यार, क्या दिक्कत वाली बात है। एकदम छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल, और एग्जाम वाले बीच बीच में डालते हैं, बड़े परेशान करते हो, क्योंकि हम लोग F इक्वल्स ma से तो याद रखते हैं चीजें, इक्वेशन लिखना जानते हैं, लेकिन छोटा सा टर्म्स उठा के देगा, कभी ग्राफ पे डाल देगा, कभी मोमेंटम वेरिएशन से, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल को क्या करना होगा। करेक्ट। चल आगे देख, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन मोशन varies as p equals 3t square minus 6t plus 2. Find force acting on body at t equals 10 सेकेंड। प्रॉब्लम ने बोला 10 सेकेंड पे कितना फोर्स लग रहा है, कैलकुलेट करके दिखा। सही है। मोमेंटम प्रॉब्लम ने तुम्हें दे दिया भाई, p कितना दिया, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। फोर्स होता क्या है, dp by dt। मोमेंटम को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो है वही फोर्स है, मतलब आप बोल दोगे फोर्स इक्वल्स dp by dt
इसका मतलब 60 माइनस 6। अब प्रॉब्लम ने बोला कि एट t इक्वल्स कहां पे 10 पे, f का वैल्यू लगा 6 इंटू 10 माइनस 6। देखो जेई वालों के लिए सवाल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसे अगर देगा तो पेपर सेट करने वाले को पता होता है कि बहुत ही खराब सवाल पूछा है, बच्चे सॉल्व करेंगे करेंगे। ये सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों के लिए अगर ऐसे सवाल आ जाए, अदर ग्राफ को इन्वॉल्व कर दे या डिफरेंशिएशन रिलेशन का इनको इन्वॉल्व करे, बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसने एकदम रट्टा लगा रखा होता है F इक्वल्स ma, यही न्यूटन्स लॉ है। तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सवाल होता है लेकिन परेशान करता है वो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बोल लो। चल अगला देखते हैं। बाकी तो मोमेंटम से रिलेशन, मोमेंटम वाला टॉपिक में हम लोग करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहां देख लिए बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, रिलेशन क्या है। आगे देख लो। अब जो आपने कहा वही मैं आ रहा हूं। F इक्वल्स आपने कहा m dv बाई dt, F इक्वल्स m इंटू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखना, अब आप कहोगे ये F के लॉन्ग, ये F कौन है? बस इसको सही से पहचान लोगे तो न्यूटन्स लॉ का 50% कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फोर्स पहले भी हमने बात करा है क्लास में, याद कर, ये फोर्स नहीं है, ये है क्या? तो मैं बोलूंगा यही है ड्राइविंग फोर्स। एक्सीलरेशन का प्रोडक्शन कभी फोर्स नहीं करता, हमेशा ड्राइविंग फोर्स करता है। मैं आपको बताऊं, ये बोर्ड है, मैंने लगाया फोर्स, क्या ये बोर्ड मोशन करने लगा? नहीं। क्यों? नेट फोर्स नहीं लगा। जब तक नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे नहीं लगे तब तक वो मोशन नहीं करता है। तो आप याद रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, सुन लो, कि कोई बंदा अगर 4 व्हीलर कार चला रहा है, ड्राइविंग सीट पे बैठा है, तो उसका नाम क्या बोलते हैं? ड्राइवर। अगर वो उस कार का ओनर भी हो, वो ड्राइविंग सीट पे हो, तो भी क्या कहते हैं? ओनर। ड्राइवर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि वो ड्राइवर है। मतलब जो चलाता है वो ड्राइवर है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि फोर्स में वो फोर्स जो मोशन करवाता है वो ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब ड्राइविंग फोर्स है। तो एक्सीलरेशन का प्रोडक्शन करने वाला कोई फोर्स नहीं, कौन होगा? तो ड्राइविंग फोर्स होगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि ये फोर्स नहीं, ये कौन सा है? ये ड्राइविंग फोर्स। मतलब अब एक्सीलरेशन का अगर फॉर्मूला बात करो तो आप कह सकते हो F बाई m। F कौन सा F है? तो आप कहोगे ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही हमारा एक्सीलरेशन है। और ये एक्सीलरेशन हमेशा जिधर नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स होगा उधर ही काम करेगा। क्लियर है? आगे देख लो। फोर्स के लिए एक चीज और, इन केस ऑफ, ये पहले तो नेचर देख लो। दो तरह का होगा, एक होगा पुशिंग और दूसरा होगा पुलिंग। बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुशिंग का मतलब हुआ टुवर्ड्स बॉडी। अगर तुम्हारा ये ब्लॉक है, इसके तरफ लगा रहे होती है पुशिंग, और ये तुम्हारा ब्लॉक है, अगर इससे दूर अपने तरफ लगा रहे होती है, क्या हो गया? पुलिंग। टुवर्ड्स तुम कहोगे तो उधर एक ही डायरेक्शन दिखा दिए, नहीं जी, अब देखो पुलिंग खींच रहे हैं, जो बॉडी है उससे दूर की तरफ पुलिंग, टुवर्ड्स पुशिंग। क्लियर है? आगे देख लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना या घटाना। देखो अब
सवाल है किसके लिए? फॉर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। फॉलो डायरेक्शन रूल फॉर बॉडी, फॉलो नेचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से समझ लोगे बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए आगे का पढ़ाई। इस चैप्टर का रिवीजन करना, या फिर रिवीजन क्या कह लो, पूरे चैप्टर का समरी ही हम लोग जस्ट कम टाइम में बात कर लेंगे, जिससे कि सारे टाइप्स के प्रॉब्लम आपके टैकल हो जाएंगे। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर क्या, मैं एक बात बोलता हूं, हम सबके दो हाथ है ऊपर वाले ने दिए। मान लो कि आप यहां खड़े हो और कोई आपका राइट हैंड पकड़ के इधर की तरफ पुल करे टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप किधर जाओगे? तो आप ये सब बात है ईस्ट की तरफ जाओगे। मान लो 20 न्यूटन फोर्स, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, 20 थोड़ा कम लग रहा है यार, 50 न्यूटन बोल ले, 50 न्यूटन लगा के ईस्ट में पुल कर रहा है, किधर जाओगे? तो ईस्ट की तरफ। तेरे से पूछा जाए कितना फोर्स लग रहा है, बोलोगे 50 न्यूटन, सही है। राइट हैंड पकड़ के पुल करना बंद कर दिया, कोई दूसरा दोस्त तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ के 50 न्यूटन वेस्ट में लगा रहा है, अब किधर जाओगे? ऑब्वियसली कहोगे कि वेस्ट में जाएंगे सर, बिल्कुल वेस्ट में जाओगे आप। क्यों? क्योंकि 50 न्यूटन तुम्हारा वेस्ट में लग रहा है, सही है। अगर दोनों लगाना शुरू कर दे इकट्ठे, 50 ईस्ट और 50 वेस्ट, तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे। क्यों? समझ लो, अगर एक्सटर्नल मैं हूं, मेरे से पूछा जाए 50 न्यूटन तुम्हारा फॉरवर्ड ईस्ट में है, 50 न्यूटन बैकवर्ड वेस्ट में है, अगर मेरे से पूछा जाए कि तेरे पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पे भाई 0 फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ईस्ट उतना वेस्ट काउंटर बैलेंस कर दिया इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कितना लग रहा है, तो आप तुरंत ये नहीं कभी बोलोगे मेरे पे 0 लग रहा है, क्योंकि अगर 0 लग रहा है तो फिर ये क्यों फील हो रहा है कि दोनों हाथ निकल जाएगा? पेन क्यों फील करते हो फिर दोनों साइड पुल करने पे? तो क्लियर है, आप तुरंत बोलोगे मेरे पे 50 नहीं यार 100 लग रहा है। क्यों? क्योंकि ईस्ट की तरफ लगाने वाला भी पुलिंग, वेस्ट की तरफ लगाने वाला भी पुलिंग, दोनों सेम नेचर का था, ऐड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, कि आप याद रखोगे कि ऑब्जर्वर कौन है, बॉडी खुद या एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल है डायरेक्शन को मानेंगे, अगर बॉडी खुद है तो नेचर को मानेंगे। कहोगे यूज आएगा, खूब यूज आएगा, और बढ़िया से सवाल बनाएंगे हम लोग इस पे। कोई दिक्कत है बोल? तो एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, बॉडी के लिए क्या होगा, ये क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ड्राइविंग मतलब फोर्स नहीं, फोर्स में कौन सा फोर्स चाहिए हमें? ड्राइविंग फोर्स से मतलब है। चलो देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। चल पहले दिखा देते हैं। 50 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, फाइंड एक्सीलरेशन। पहला एक्सीलरेशन मतलब एफ कौन सा? एफ था ड्राइविंग बाय मास, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, आप कहोगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 50 लग रहा है फॉरवर्ड में, 20 लग रहा है बैकवर्ड में, चलाएगा कौन? क्या 50 क्या 20? नहीं, जो नेट है, नेट कौन? क्योंकि इसके जब भी चलने की प्रोबेबिलिटी है तो हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए हॉरिजॉन्टल का नेट निकाल लिए, नेट निकल गया। अब आप देख लो ये अगला एग्जांपल। F इक्वल्स 50 न्यूटन एट एन एंगल 37 या 60 बोले, मास इक्वल्स कितना था? 5 kg। प्रॉब्लम में बोला वही एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तुम बोलोगे अच्छा सर लिख दीजिए F बाई एम, F मतलब 50 बाई 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करेक्ट होगा?
क्योंकि फोर्स नहीं, आपको कौन सा फोर्स चाहिए, तो ड्राइविंग, जो मोशन करवा सके। ये मोशन करवाने वाला नहीं है। आप कहोगे गलती कहां हो गया, वो मैं बता दे रहा हूं, देख ले ध्यान देकर। इधर की तरफ बोलेगा f cos 60, 50 इंटू 1/2 आप बोलोगे 25, इधर की तरफ बोलोगे f sin 60। अब कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। ये ब्लॉक जब कभी भी चलेगा तो वर्टिकल में नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका वेट है, वो काउंटर बैलेंस करेगा यार, जो भी होगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल में कोई ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, तुम खींचोगे इंक्लाइन, तो क्या वो हवा में उड़ने लगेगा? तो जब भी चलेगा हॉरिजॉन्टल में, अगर हॉरिजॉन्टल चलता है तो आप कहोगे यही फोर्स हमारा कौन सा है, तो ड्राइविंग है। मतलब लग रहा था 50 न्यूटन, लेकिन आपका जो मतलब हुआ वो 50 से नहीं, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, क्योंकि ये ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चलेगा, वर्टिकल के चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। एक्सीलरेशन देख ले, F ड्राइविंग माइनस बाई मास, आपको 25/3। बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा ध्यान रखोगे। फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स। चल एक और एग्जांपल लगाते हैं इस पे, तीसरे नंबर पे आ जाओ। एक ब्लॉक है तुम्हारा, आपने फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन जी, 60 डिग्री के एंगल पे। आपने फोर्स लगाया हुआ है 15 न्यूटन 37 डिग्री के एंगल पे। मास आपका दिया हुआ है 5 केजी का। ओके, हर बार ब्लॉक 5 किलो का होता है नहीं, ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं, और कोई बात नहीं है। अब देख, F ड्राइविंग कभी भी 50 - 15 नहीं हो सकता यार, क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों हॉरिजॉन्टल से एंगल पे इंक्लाइंड है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन नहीं है कि जोड़ घटाव करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपको ड्राइविंग मतलब जो मोशन करवाएगा। आप कहोगे 50 cos 60 25, आप कहोगे 15 cos 37 हो तो गया। अब आप कहोगे एक्सीलरेशन इज f कौन सा है, तो ड्राइविंग बाय मास 25 - 12 डिवाइडेड बाय 5, 13/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स नहीं, बार बार बोलेंगे कौन सा फोर्स चाहिए, ड्राइविंग चाहिए। करेक्ट। चला भी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इक्वेशन लिखना। देख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन फोर्स। जिस फोर्स का आपको कुछ भी पता नहीं, वो फोर्स कैलकुलेट करना है तुम्हें। टेन केजी दे रखा है, 20 न्यूटन दिया हुआ है, अननोन फोर्स मतलब F2 कितना होगा। देखो, अब इस तरह के सवाल में इक्वेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों अपोजिट में है, तो मुझे ये पक्का पता है कि दोनों एक दूसरे से घटेगा, लेकिन किससे कौन घटेगा ये नहीं पता मुझे। तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन का एक ही फॉर्मूला, F ड्राइविंग बाय मास। ड्राइविंग में एक बच्चे ने बोला कि 20 - F2 कर लीजिए सर, बिल्कुल मैंने कर लिया। 20 से F2 घटा लीजिए, मैंने घटा दिया। दूसरे ने कहा सर F2 के बारे में जब नहीं पता है तो वो तो 20 से बड़ा भी हो सकता है, F2 से घटा लीजिए। चलो वो भी कर दिया। एक्सीलरेशन बोल रहा है 1 कर दो। आप कहोगे 10 = 20 - F2, F2 का वैल्यू कहोगे 10 के बराबर। यहां कहोगे 10 = F2 - 20, F2 का वैल्यू बोलोगे 30 के बराबर। अब इसके दो आंसर आए, दोनों सही है, एक सही है, कौन सा सही है ये तो चेक करना है। देख,
दोनों का मतलब समझो, अगर 20 माइनस F2, इसका मतलब हम लोग मानकर चल रहे हैं 20 ग्रेटर देन F2, F2 माइनस 20 तो F2 ग्रेटर देन कहोगे। ये बात कैसे पता? तो ड्राइविंग फोर्स हमेशा नेट फोर्स की तरफ होगा, नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स हमेशा बड़े वाले की तरफ होगा। अगर हम F2 से घटा रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन F2 के अलोंग होगा, F2 बड़ा होगा। अगर F2 बड़ा होता तो ये करेक्ट था, लेकिन सही से देखो प्रॉब्लम ने जो इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से दिस एक्सीलरेशन एक्टिंग अलोंग F1 है, F1 के अलोंग कर रहा है। इसका मतलब बड़ा वाला फोर्स कौन है, F1 या F2? तो अगर F2 बड़ा होता तो बैकवर्ड चलता, अगर F1 बड़ा है तो फॉरवर्ड चल रहा है। अगर F1 बड़ा है मतलब 20 बड़ा है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन करेक्ट है। और इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा फंडा याद रखना, जिधर चलेगा उधर वाला फोर्स ही बड़ा होगा और उसमें से अपोजिट वाले को घटा लेंगे। बस एक एग्जांपल और इस पे लगा लें। देख लो जी, देखो सबसे पहली बात कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड है। इसका मतलब क्लियर हो गया, F2 बड़ा होगा फॉरवर्ड में लगने वाला कोई भी फोर्स। मोशन हॉरिजॉन्टल में अगर है तो आपको इस फोर्स से नहीं, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है F1 cos 60, और आप तो यही बोलोगे 50। तो मैं तो बोलूंगा कि F2 जो आपका है ये बड़ा है किससे? कैसे पता चला? बैकवर्ड मोशन से। अगर बैकवर्ड मोशन से ये पता चला तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या कहोगे? F ड्राइविंग बाय मास, ड्राइविंग मतलब F2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5। एक्सीलरेशन देख लो 5 दैट इक्वल्स F2 माइनस 50 बाय 5। F2 का वैल्यू कहोगे 75 न्यूटन। तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना है पूरे प्रॉब्लम के एनालिसिस के दौरान कि बॉडी मोशन किधर कर रहा है, जिधर मोशन करेगा वही फोर्स बड़ा होगा, ड्राइविंग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। ड्राइविंग निकालोगे, मास से डिवाइड करोगे, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। करेक्ट? चल आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अभी ड्राइविंग फोर्स की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लोगे कि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे सिस्टम का कंप्लीट स्टडी करने के लिए एक और टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम का मतलब क्या हुआ? जिसपे डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो किसी बॉडी का। जैसे मैं अगर इस रूम में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए क्या होगा? तो इस रूम का ये फ्लोर मतलब ये रूम हमारे लिए फ्रेम है। अब जहां भी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो यार, वही तुम्हारा फ्रेम है। अगर वहां कुछ भी इधर उधर होगा तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? तो तुम्हारे पे पड़ेगा। डायरेक्ट डिपेंडेंसी जिस पे, जैसे मान लो 4 दोस्त हैं, दो करके एक साइकिल पे 2 लोग, एक साइकिल पे 2 लोग बैठ के जा रहा है। अगर मान लो किसी कारण से पहला जो जा रहा था इस लेन में, इसके साइकिल का व्हील किसी गड्ढा में पड़ा और ये गिरेगा। कौन गिरेगा? साइकिल गिरेगा या साइकिल चलाने वाला गिरेगा या बैठने वाला गिरेगा? सोच के देख। तो क्लियर है कि साइकिल जो चला रहा था वो भी गिरेगा और जो बैठा था वो भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जिस पे डिपेंड करता था, जो इस दोनों का फ्रेम था वो था साइकिल, और साइकिल ही गिर गया।
तो फ्रेम जिस पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो, इनडायरेक्ट नहीं, जिस पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलते हैं, फ्रेम। कहोगे क्या, तो कहोगे साइकिल क्यों गिरा सर, तो साइकिल तो यार समझ में आया, साइकिल गड्ढा में पड़ा तो वो तो गिर गया, साइकिल तो समझ में आया क्योंकि साइकिल का फ्रेम कौन, ग्राउंड, तो ऐसा नहीं कि ग्राउंड गिर गया। साइकिल तो समझ में आ रहा है कि गड्ढा में गिर गया तो गिर गया, लेकिन साइकिल पे बैठा आदमी क्यों गिरा, क्या वो भी गड्ढा में गया था, नहीं, साइकिल के गिरने के कारण गिरा। तो मैं बोलूं कि डायरेक्ट जिस पे डिपेंडेंट हो वही तुम्हारा फ्रेम है। मतलब आप देख लो कि यहां अगर बात किया जाए M1, M2, M3, थोड़ा सा समझना जरूरी है। फ्रेम आप बात करोगे फ्रेम ऑफ M1, M1 का फ्रेम ऑफ M2, M2 का फ्रेम ऑफ M3। अब देखो M1 किस पे, क्या M3 पे डिपेंड करता है, नहीं, M1 किस पे डिपेंड कर रहा है, तो M2 पे, तो फ्रेम कौन, तो M2 है। M2 किस पे डिपेंड करता है, तो कहोगे M1 पे, नहीं, देख लो अगर M3 इधर उधर हिला उसका इफेक्ट M2 पे पड़ेगा, ना कि M1 का इफेक्ट। M1 तो खुद ऊपर रखा हुआ है यार, क्योंकि हर बॉडी ग्रेविटी के कारण चाहता है नीचे की तरफ आना, तो जो नीचे उसके होगा वही उसका फ्रेम है जिस पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। तो आप कहोगे M2 के लिए कौन, तो M3, और M3 के लिए कौन, तो ग्राउंड है। अब ये फ्रेम कितने तरह का, तो दो तरह का। अगर मान लो फ्रेम आपका रेस्ट में हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो आप कहोगे कि इनर्शियल है, एग्री हूं मैं। अगर वेरिएबल वेलोसिटी रहे या एक्सीलरेशन से चले तो आप बोलोगे कौन सा, नॉन इनर्शियल है। मतलब यहां दिख रहा है यहां रेस्ट में है मतलब कौन सा, तो ये इनर्शियल है। रेस्ट में है तो इनर्शियल है। किसका कौन फ्रेम है, तो दिख गया, सबका सब रेस्ट में था तो इनर्शियल। अगर सबका सब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो भी कौन सा, तो इनर्शियल होता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है नॉन इनर्शियल का, तो हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम first convert it into inertial by applying नॉन इनर्शियल फ्रेम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा फ्रेम को इनर्शियल में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, तो सूडो एक्सीलरेशन लगाकर। ये सूडो एक्सीलरेशन क्या है, तो ये वही है जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना फ्रेम का है। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना फ्रेम का है, लेकिन ये एक्सीलरेशन हमेशा फ्रेम के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। किस पे लगेगा, तो फ्रेम के अंदर जितना बॉडी होगा सब पे लगेगा। मतलब आप देख लो, आप अगर कहना चाहते हो तो मैं बोलूं ये तुम्हारा एक A B C D, दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना, आप कहोगे कि ये इसकी मर्जी यार कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा था, इसकी मर्जी ये इधर जा रहा था, इसकी मर्जी ये एक्सीलरेशन से इधर जा रहा था नया से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी एक्सीलरेशन है या नहीं है। सीधा सीधा फंडा देख, फ्रेम ऑफ E D है, फ्रेम ऑफ B D है, फ्रेम ऑफ C A का भी फ्रेम यही, B का भी, C का भी, सबका फ्रेम एक ही है। और है कैसा, ये एक्सीलरेशन से चलता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम करने का मौका मिले तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा एक बात का खास ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, मैं समझा दे रहा हूं, सुनो।
ये V से आगे जा रहा था यार, ये V से पीछे जा रहा था, ये A1 से आगे जा रहा था, करेक्ट। अगर ये V से आगे जा रहा है तो जाने दो, इसका फ्रेम को देखो ना, वो किधर जा रहा है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे। इसका मतलब आप कुछ नहीं, एक काम कर लो, एक एक्सीलरेशन कौन सा, अब इसके कारण जो फोर्स डेवलप करेगा वो सूडो फोर्स कहलाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहोगे तो फिर तो सूडो फोर्स हो गया। तो सूडो फोर्स लगाने का मतलब होता है हर बॉडी पे बराबर, जो नहीं हुआ। अब मास अगर इसका 5 है तो 5 इंटू 5 25, अगर इसका 10 है तो 10 इंटू 5 50 के बराबर, अगर ये 20 है तो 20 इंटू 5 100 के बराबर। तो मास के बदलने से फोर्स बदल रहा है, मास के बदलने से फोर्स बदल रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन हर हाल में क्या होगा, सेम। आप कहोगे इसके लिए देखो, देखने से लगता है कि ये जा रहा है पीछे, तो हमेशा याद रखना इसके मोशन से नहीं, फ्रेम के मोशन से मतलब एक्सीलरेशन। इसका अपना कहोगे एक्सीलरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके फ्रेम को जो है वो तो लगाएगा ही लगाएगा। कौन सा, कितना, 5, ये भी है सूडो। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि फ्रेम किस तरह का है, फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो होगा उसके हिसाब से लगाओगे। इनर्शियल में कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नेम्ड एज सूडो एक्सीलरेशन। क्लियर? चल आगे देखिए। अब हम लोग कहते हैं कि एक एक करके फोर्स देखते चलते हैं यार। वेट सबसे पहला फोर्स, किसी भी बॉडी का वजन क्या होगा, तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि वेट किसी भी बॉडी का जो होगा वो कुछ और नहीं, प्रोडक्ट है मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मतलब वेट जो होगा वो m इंटू कितना डिग्री का, तो अर्थ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। आप अगर बात कर रहे हो एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां g का वैल्यू जो होगा g0 के बराबर। अगर आप कहते हो एट h above, ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे, कई चीजें यहां से ही करते चलते हैं ताकि ग्रेविटेशन में फिर ये रिपीट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां जाकर अगर वेट बोलोगे तो mg0/1 + h/r का। अगर कहेगा अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर, h का मतलब 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, जितने हाइट पे बोलेगा h का वैल्यू पुट करते चलना, वेट का वैल्यू वहां निकलता चला जाएगा। अगर कहा जाए कि एट h अगर नीचे कहा जाए तो यहां पे सबसे पहली बात यहां क्या कहोगे, g0 इंटू 1 - h/r। अगर सरफेस पे बोलेगा तो mg0, h हाइट पे बोलेगा, h नीचे बोलेगा, कहीं भी बोलेगा कैलकुलेट कर लोगे। अब 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर अगर कहेगा कि कहोगे कि कोई बॉडी को सर उठा दिए 20 मीटर ऊपर, या तो 20 मीटर उठा ही दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, 6400 किलोमीटर से डिवाइड करना है, कोई फर्क नहीं, वही आंसर होगा। लेकिन अगर 1600 किलोमीटर ऊपर ले गए, वही आंसर नहीं होगा, आंसर डिफर कर जाएगा। तो अगर h का वैल्यू किलोमीटर में दिया हुआ हो और वो भी थोड़ा बड़ा वैल्यू 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इस तरह का हो, मतलब r के रेस्पेक्ट में इतना छोटा नहीं हो कि नेग्लेक्ट हो जाए, तो इन दैट केस वो कंसीडर करेंगे और हम लोग वेट का वैल्यू निकालते चलेंगे कितना होगा।
चाहे वो अबव हो या बिलो, लेकिन अगर सरफेस पे बोलो तो mg0 के बराबर होता है। क्लियर है? आगे देख लो। अगर बोलो तो ये वेट जो है बेसिकली दो तरह का है, एक का नाम है एक्चुअल और दूसरे का नाम है एपरेंट। एक्चुअल वेट तो चलो इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम होता है, या चल इनर्शियल छोड़, सीधा सीधा देख ले कि अर्थ पे अगर कोई बॉडी रखा हुआ है मास का तो mg लगेगा, ओरिजिनल है। लेकिन m मास का बॉडी है, तूने लगा दिया फोर्स m 10 kg, F इक्वल्स कितना, तो आप कहोगे 50 न्यूटन। अगर ये अपरेंट वेट इसका कहोगे अभी दिखाई देगा, एक्चुअली वेट नहीं वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अपरेंट वेट अगर कहोगे दिखाई देगा तो कितना, तो आप कहोगे mg तो समझ में आ गया 100 और 50 उसको सपोर्ट दे रहा है, तो ये जो 150 न्यूटन तुम्हें दिखेगा ये उसका एक्चुअल वेट नहीं है, ये अपरेंट है। मतलब एक्चुअल वो है जो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे वेइंग मशीन पे तुम खड़ा हो जाओ, 50 केजी का आदमी है तो रीडिंग 50 केजी आएगा, वो सुबह में देखो, शाम में देखो, दोपहर में कभी भी देखो एक ही होगा। लेकिन अगर उस आदमी को ऊपर से धक्का देना शुरू किया 20 न्यूटन से, पुश करो नीचे की तरफ, तो रीडिंग जो वेइंग मशीन का होगा वो 70 होगा। क्या वो उसका वजन बदल के 70 हो गया? नहीं ना, अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पुश करना छोड़ोगे यार फिर 50 हो जाएगा। तो ये जो 70 दिख रहा था दैट इज अपरेंट वेट जो दिखेगा, और वो जो 50 है वो उसका ओरिजिनल वेट। अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम पे नहीं है, फ्रेम आपका इनर्शियल है, मतलब नॉन इनर्शियल नहीं है, तो इन दैट केस जो आपका एक्चुअल है वही आपका अपरेंट है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है या फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल नेचर का है, तो एक्चुअल और अपरेंट जो दोनों होगा वो अलग अलग तरह का होगा। क्लियर? आगे देख लो। Acceleration of block placed on inclined plane. इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए ब्लॉक का एक्सीलरेशन m मास का है, थीटा एंगल में बोल रहा हूं, देख ले। अब कहोगे mg तो करेक्ट है, mg का एक कंपोनेंट बोलोगे mg साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट बोलोगे, इसी लाइन का नाम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, और इसी का नाम बोलते हैं एलोंग। ये जो तुम्हें दिख रहा है एलोंग प्लेन, नॉर्मल लाइन, या कह सकते हो परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन अगर ये इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर का लाइन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर एलोंग है तो एलोंग प्लेन। अब ये ब्लॉक कभी भी परपेंडिकुलर में नहीं चल सकता, जब भी चलेगा तो किधर चलेगा? एलोंग में चलेगा। अगर एलोंग में चलेगा तो आप कहोगे एफ ड्राइविंग कौन है यार, तो mg sin थीटा, और यही तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। याद कर, निकल गया एक्सीलरेशन इक्वल्स कितना? अगर कहते हो कि ड्राइविंग होगा तो कितना होगा, तो कह सकते हैं कितना के बराबर, तो mg sin थीटा के कितना होता है ma एक्सीलरेशन निकल गया। एग्जांपल देख लो।
एम मास का ये ब्लॉक है तुम्हारा, ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। प्रॉब्लम का कहना है कि ए का कितना वैल्यू रखोगे ताकि ये ब्लॉक जो तुम्हारा है ये रेस्ट में रहे। नीट का पूछा हुआ सवाल है। एक्सीलरेशन कितना होगा ताकि ये ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट में हो। बहुत पुराना नहीं है, लास्ट ईयर का सवाल है। तो आप कहोगे क्या करना है, तो देख लो। सबसे पहली बात कि ये ब्लॉक का एफबीडी कर लेते हैं। आप समझिए बात को, mg तो हो गया, mg का कंपोनेंट बोलेगा कितना, तो mg sin थीटा करेक्ट है। देखो ध्यान देकर, ये ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे और इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है एक्सीलरेशन से। इसका मतलब ब्लॉक का फ्रेम कौन हुआ, तो इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है एक्सीलरेशन से। किस तरह का हुआ, नॉन इनर्शियल। क्या करना चाहिए, सूडो लगाना चाहिए। कितना कहोगे आप कि आप तो बोले थे ए लगाने, एम ए कर दिए। यार लगाए सूडो, लेकिन मास है तो फोर्स तो लग गया ना। इसका कंपोनेंट इधर देख लो, एम ए कॉस थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एम ए कॉस थीटा काउंटर बैलेंस कर दिया एम जी साइन थीटा को, निकल लिया। देख लो मास कैंसिल, ए का वैल्यू जी टेन थीटा के बराबर। अगर किसी बॉडी का वेट दिया हुआ है क्या होगा, किधर काम करेगा। वेट एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कभी भी शेयरिंग का खेल नहीं खेलता, जिसका है उसी के पास रहेगा। ना तो कोई बॉडी किसी को देता है और ना कोई किसी का लेता है, जिसका है उसी के साथ ऑलवेज एसोसिएटेड रहता है। आगे देखिए, हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा, पुशिंग नेचर का होगा, परपेंडिकुलर अपॉन सरफेस लगेगा। मतलब कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग एट ईच सरफेस इन कांटेक्ट। जो भी सरफेस कांटेक्ट में होगा उस सरफेस पे लगेगा। कैसा, ऑलवेज पुशिंग, कभी भी खींचेगा नहीं, हमेशा धक्का मारेगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन सरफेस। एक्टिंग ऑन बोथ प्रॉपर्टीज है जो ध्यान रखना। क्या क्या होगा भाई, तो हमेशा याद रखोगे कि कांटेक्ट फोर्स है एक्टिंग ऑन ईच सरफेस, सभी सरफेस पे हमेशा धक्का देने वाला, हमेशा परपेंडिकुलर होगा और दोनों सरफेस पे काम करेगा, एक पे नहीं काम करता। क्लियर है। आगे नॉर्मल। नॉर्मल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर सकता है। और प्रोवाइड्स नॉर्मल इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड कर सकता है और नॉर्मल मोशन भी प्रोवाइड कर सकता है। ये तो टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि मोशन का प्रोबेबिलिटी है तो मोशन प्रोवाइड करेगा, अगर इक्विलिब्रियम का चांसेस है तो इक्विलिब्रियम भी करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहां खड़ा हूं फ्लोर पे तो मुझे इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करा किसने, नॉर्मल ने, क्योंकि मेरा वेट लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं नीचे जाना भी चाहता था, लेकिन नॉर्मल ने इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर दिया। नॉर्मल ऊपर की तरफ लगकर हमारा बैलेंस कर दिया वेट को, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मैं इक्विलिब्रियम में। इस पेन को मैं देख लो, अगर ये लगा रहे हैं तो कौन ले जा रहा है इसको, क्या मैं ले जा रहा हूं, नहीं, मेरे हाथ ने इस पे नॉर्मल लगाया हुआ ही, नॉर्मल तो मोशन करा रहा है, तो नॉर्मल मोशन भी करा सकता है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड कर सकता है। अब देखो, अगर आप कहते हो तो वेइंग मशीन का बात करो,
never weight of body, it always normal reaction, tension, spring force। वेइंग मशीन में तीन ही तरह का बात होगा, या तो टेंशन का रीडिंग वो लेगा, या नॉर्मल का रीडिंग लेगा, या फिर स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा स्प्रिंग फोर्स का लेगा। कभी भी किसी भी बॉडी का वो ओरिजिनल वेट नहीं जानता। लेकिन अगर वो फ्रेम इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल नहीं, इनर्शियल है, तो स्वाभाविक रूप से इनर्शियल होने के कारण क्या होगा उसमें, तो उसमें बड़ा सीधा सीधा फंडा होगा भाई कि इनर्शियल फ्रेम है, जो ओरिजिनल होगा रीडिंग, एक्चुअल जो वेट होगा वही हमारा रीडिंग आएगा। थोड़ी देर पहले पढ़े थे, और इसीलिए नॉर्मल जो होगा वही आ जाता है। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल नेचर का होगा तो रीडिंग चेंज करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो आप देख लो, फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। mg का कंपोनेंट बोलोगे mg cos थीटा। देखो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन में कभी चलेगा नहीं, अलोंग चलेगा लेकिन परपेंडिकुलर में नहीं चलेगा। इसका मतलब नॉर्मल ने काउंटर बैलेंस कर दिया किसको, mg cos थीटा को। नॉर्मल बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, तो mg cos थीटा को कर देगा। कोई दिक्कत है तो बोल लो, सही है। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने कहा इन केस ऑफ लिफ्ट तीन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहला, रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। कांस्टेंट वेलोसिटी में भी दो चीज, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा सिस्टम इनर्शियल है। इसका मतलब अगर मान ले कि ये लिफ्ट है तुम्हारा, कोई आदमी इस पे खड़ा है वेइंग मशीन पे, ये पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा सकता है, नीचे रह सकता है, रेस्ट में रह सकता है। तीनों सिचुएशन में इकट्ठे बात करता हूं। इन दैट केस क्या फर्क पड़ता है, आप सीधे सीधे बोलो ना, इसका वेट लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, क्योंकि इनर्शियल है, कोई एक्सटर्नल नहीं लगेगा। कहोगे नॉर्मल बराबर mg, यही तो रीडिंग है। कौन सा, एक्चुअल, ओरिजिनल है। इनर्शियल फ्रेम में जो भी वेइंग मशीन रीड करेगा किसी बॉडी का वेट के बारे में, वो उसका ओरिजिनल होगा, उसमें गड़बड़ी का कोई चांस नहीं रहेगा। आप कहते हो कि मोशन में नॉन इनर्शियल का केस ले लो भाई। नॉन इनर्शियल में दो तरह का है, एक का नाम है असेंडिंग है, दूसरा डिसेंडिंग है। अगर तुम्हारा असेंड कर रहा है, ध्यान दो, असेंड कर रहा है, तुम्हारा डिसेंड कर रहा है, सीधा सीधा फंडा तो है कि अगर असेंड कर रहा है, यही लिखता चलता हूं, तो आप कहोगे mg तो लग रहा है, जा रहा था ऊपर इसलिए सूडो लगेगा, नीचे नॉर्मल लगेगा। मतलब रीडिंग जो हो गया
आई थिंक ये मैक्सिमम है। अगर जा रहा था ऊपर तो आप क्या कहोगे कि सूडो लगेगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये आदमी इस लिफ्ट के अंदर है, आदमी का फ्रेम लिफ्ट और लिफ्ट चल रहा है एक्सीलरेशन से, मतलब नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बना दिया हो तो गया। डिसेंडिंग में देख लो, लिफ्ट जा रहा था नीचे, सबसे पहले सूडो लगा ले, mg लग रहा है, रीडिंग बोलोगे कौन सा मिनिमम है, तो मैं बोलूं कि r तुम्हारा जो मैक्सिमम था m इंटू जी प्लस ए, r तुम्हारा मिनिमम है m इंटू जी माइनस ए। यार दोनों को जोड़ लो, r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम, बड़ा ही काम का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया। अक्सर इस पे सवाल पूछता है एग्जाम में कि लिफ्ट असेंड कर रहा था तो मैक्सिमम रीडिंग कितना, तो 90 केजी वेट, मिनिमम कितना 40 केजी वेट, ओरिजिनल कितना। कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 कर लो, निकल जाएगा। अगर आपसे कभी कभी पूछे कि उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, कुछ नहीं, मैं तो बोलता हूं आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कर लो, मास दिया रहेगा कि 20 केजी का बॉडी है, इसका मैक्सिमम वेट जो रीड किया गया 30 के बराबर, मैक्सिमम मिनिमम जो किया गया 15 के बराबर, बताओ एक्सीलरेशन कितना, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट निकल जाएगा। तो दोनों ही फार्मूला बहुत काम का है, थोड़ा ध्यान रखना। करेक्ट है? चल एग्जांपल लगा ले, समझ में आ जाएगा तुरंत। A man is standing on weighing machine inside lift. If maximum and minimum reading of machine is 90 kg weight and 70 kg weight, find actual weight of man। आदमी का ओरिजिनल क्या होगा? देखो कितना आसान है, आप तुम लिफ्ट के पीछे पड़ोगे, बिना मतलब का टाइम बर्बाद करोगे यार, कुछ नहीं। एक्चुअल का मतलब कितना, तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 ओरिजिनल वेट के बराबर होगा। इक्वेशन लिख के भी ट्राई मारना, आंसर यही आएगा, आंसर डिफर नहीं करेगा पक्का। कोई दिक्कत बोल दे, अगला देख लो, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, सवाल बड़ा आराम से निकलता चला जाएगा। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं, सुन लो। ऑल मासेज, नॉर्मल के लिए, फॉर नॉर्मल, इक्वेशन लिखने से बच जाओगे। ऑल मासेज इन फ्रंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन behaves as single mass। ऑब्जर्वेशन पॉइंट के आगे का टोटल मास ऐसा बिहेव करेगा कि वो एक अकेला मास है।
अगला, all masses moves together behaves as single mass. जितना मास एक साथ चलेगा वो सबका सब मास ऐसा बिहेव करेगा कि वो एक सिंगल मास है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। जितना मास एक साथ चलेगा वो सब एक सिंगल, अलग अलग नहीं, एक सिंगल मास जैसा बिहेव करेगा। चलो देख लो आप सवाल। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट और जो याद रखना, अब उसको लिखने रहे, सीधा सीधा फंडा, कि पूरे मोशन करने के दौरान कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो कोई भी फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करे, कोई भी फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करे, नॉर्मल कैलकुलेशन के दौरान या कोई भी तरह का कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेशन के दौरान, चाहे नॉर्मल हो या टेंशन हो, जो अपोज करेगा उसको ऐड कर देना और जो सपोर्ट करेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जो मोशन को सपोर्ट करेगा घटेगा, जो विरोध करेगा नेट फोर्स में से वो नेट फोर्स में वो ऐड हो जाएगा। क्या मतलब है, एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। देख लो मैं क्या समझा रहा हूं, सुनिए। बेसिक बात है, दो ब्लॉक है हमारा, M1 दिया हुआ है 10 kg का, M2 दिया हुआ है 5 kg का। सबसे पहले फोर्स मैं बोल दूं 60 न्यूटन। ड्राइविंग यही है। अगर ड्राइविंग यही है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि फाइंड, प्रॉब्लम ने बोला कि फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक, एंड एक्सीलरेशन। ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी तेरे से पूछ रहा है। देख बाबू, अगर आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, नॉर्मल निकालने के लिए, सबसे पहले यार ये चलेगा तो दोनों इकट्ठे या अलग अलग, देखने से क्लियर है, जब चलेगा दोनों साथ चलेगा, अलग अलग चलने का कोई चांस नहीं है। अगर नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगा, दोनों साथ चलेगा, इसका मतलब दोनों मिलकर बिहेव करेगा एक सिंगल बॉडी। अगर दोनों एक सिंगल है, एक्सीलरेशन क्या कहोगे, F बाई, आप कहोगे 60 डिवाइडेड बाई 15, आप कहोगे 4 मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ नॉर्मल। इसके आगे का, आगे मतलब कभी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं, आगे का मतलब होता है जिधर चलेगा उस डायरेक्शन में। ये चल रहा है फॉरवर्ड में, इसलिए इसके आगे का, ये जब भी चलेगा तो किधर चलेगा, फॉरवर्ड में, इसलिए इसके आगे का कौन, तो 5 kg। आप कह सकते हो नॉर्मल इक्वल्स 5 इंटू 4। गारंटी, हाँ जी गारंटी, इक्वेशन लिखना है लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात। सेम सवाल मैं रिपीट करके दिखा देता हूं, आगे और पीछे का मतलब क्लियर हो जाएगा। ये 5, ये 10, आप डायरेक्शन बदल दो, F इक्वल 60, इधर से धक्का लग रहा है। अब कहेगा ये नॉर्मल का वैल्यू, एक्सीलरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलरेशन आज भी बात कर तो 60 बाई 15 मतलब 4 के बराबर, लेकिन ये एक्सीलरेशन किधर, इसलिए अब अगर नॉर्मल बोलोगे तो इसके आगे का ये नहीं है। यही गलती खूब करते हैं लोग कि इसके आगे का ये नहीं है, इसके आगे का मतलब इधर में, क्योंकि बैकवर्ड ये मोशन कर रहा है, इसलिए इसके आगे का मतलब 10। तुम कहोगे नहीं इधर ही लिखना है, तो थोड़ी देर में वो भी लिखना सीख लेंगे। फिलहाल तो कहेंगे आगे का टोटल। अगर तुम कह रहे हो कि इधर का लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया इधर ही लिखना चाहते हो लिख लो कि नॉर्मल इक्वल्स कितना, तो आगे का मतलब 5 इंटू 4। सही है। ये जा किधर है, या मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, यार एक ही चीज को 4 तरीके से पढ़ेगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, यही याद रखो बस, इतना ही। अगले सवाल में देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट को भी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लो, क्योंकि तरह तरह का बात पढ़ लेगा अब तो
रिवीजन का काम हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब है सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सवाल लगाते चलो। बहुत सारे चीजों को पढ़ने के लिए तो क्लासरूम में पढ़ते ही है। चल आगे देख ले। अगर आप कह रहे हो ना ये एक और इसी पे सवाल लगाते हैं, 10 kg 5 kg, करेक्ट, 60 न्यूटन 20 न्यूटन। अब कहेगा कि नॉर्मल निकालने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है, नॉर्मल निकालने और एक्सीलरेशन निकालने। आप देख लो, सबसे पहले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 15। 60 न्यूटन इन फॉरवर्ड, 20 न्यूटन इन बैकवर्ड, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, घट गया। यही तो नेट ड्राइविंग है। कहोगे ये कहां से लिख रहे फार्मूला, कोई फार्मूला के लिए कुछ गड़बड़ नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, मतलब बिहेव करेगा सिंगल बॉडी जैसा। और अगर सिंगल है तो आप कहोगे नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद कर, क्लास में भी पढ़े थे ये बात, क्लास में तो सब कुछ पढ़े थे, याद रहे तब तो। एट बाई 3 करेक्ट है। आगे आपको अब बोला गया नॉर्मल, नॉर्मल निकाले, कोई दिक्कत नहीं। ये चल रहा है फॉरवर्ड, उसके आगे का, आगे कौन था, 5 इंटू 8/3। तुम कहोगे क्या यही आंसर है, बिल्कुल नहीं। सिस्टम में एक्स्ट्रा फोर्स है 20 न्यूटन लग रहा है। अब जरा सोचो, ये ब्लॉक जा रहा था फॉरवर्ड में, ये 20 न्यूटन इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, तो दिख रहा है कि ये 20 न्यूटन अपोज कर रहा है। अगर अपोज कर रहा है, आप कुछ नहीं करो, अपोज करने वाले को जोड़ लेना चाहिए, हमेशा आपका फायदा होता है। 100/3 न्यूटन यही करेक्ट आंसर है। बात समझ गए? तो जो मोशन कर रहा है बॉडी, उसके मोशन का विरोध करने वाला जो फोर्स होगा, हमेशा याद रखना उस फोर्स को क्या करना, ऐड कर लेना है। आगे देखिए, सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, एक ही चीज को कर रहे हैं बार बार ताकि कंफ्यूजन ना रहे और चीजें आप समझ लो। 5 kg M1 10 kg, आप कह रहे हो ये फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और ये फोर्स लगा रहे हैं 80 न्यूटन का। कड़ है, अब दोनों के बीच में चलो 80 न्यूटन ही करने दो। दोनों के बीच में नॉर्मल कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों बात निकालो। सबसे पहला फंडा यार एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब F ड्राइविंग बाय मास। जब भी दोनों चलना है एक साथ चलना है। हालांकि इस टाइप के प्रॉब्लम में मैं बोलूंगा कि एक बार थोड़ी सी सावधानी बरतना। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि दोनों साथ चल रहा है लेकिन दोनों अलग हो जाता है। देखो क्यों अलग होता है वो सिचुएशन समझ लो। अगर मान लो आगे वाला चलना चाहता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पीछे वाला चलना चाहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मजबूरी है कि दोनों साथ चलेगा। क्योंकि ये धीरे चलना चाहता है, ये तेजी में, साथ ही चलेगा दोनों। लेकिन अगर ये चाहता है 2 से, ये चाहता है 10 से, क्या कोई कांटेक्ट रहेगा? तो हमेशा एक बार चेक कर लेना। जैसे मैं यहां बोल दूं तो मैं बोलूंगा ये 10 न्यूटन 5 kg 2 मीटर से चाह रहा है, 80 न्यूटन 10 kg 8 मीटर से चाह रहा है। मतलब ये चाह रहा है 8 से चलूं, ये चाहता है 2 से चलूं। हर हाल में साथ चलना पड़ेगा। अगर साथ चलना पड़ेगा तो एक सिंगल बॉडी, सिंगल है तो देख लो ड्राइविंग कौन, तो आप कहोगे 80 + 10 डिवाइडेड बाय अब तुम्हें नॉर्मल चाहिए, बिल्कुल चाहिए नॉर्मल। मतलब इसके आगे का आगे मतलब 5 × 6। ये फोर्स क्या कर रहा है, तो ये जा रहा है आगे यार, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट करने वाला निकला। बड़ा ही उल्टा रूल है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करने वाले को जोड़ कर रखते हैं, अपोज करने वाले को हटाते हैं। लेकिन यहां फंडा एकदम उल्टा, याद रखना। जो सपोर्ट करेगा उसको क्या करोगे, घटाओगे, जो अपोज करेगा उसको क्या करोगे, जोड़ोगे।
क्लियर है? आगे एक और एग्जांपल देखिए, अच्छा एग्जांपल। प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल ये M1 और M2 बेसिकली दो ब्लॉक है, M1 अलग है, M2 अलग है। इंक्लिनेशन सेम होने के कारण आप क्या किए, लाकर चिपका दिए। जैसे सोचो ना, कोई बॉडी है एकदम बीच से बराबर इंक्लाइन कट करो, जैसे वुडन ब्लॉक है, लकड़ी है, लकड़ी का क्या करो ना, ये रेक्टेंगुलर लकड़ी का पीस है तुम्हारे पास, आप इंक्लाइन उसको कट करो फिर लाके चिपका दो। अगर चिपकाओगे तो देखने से तो एक लगेगा, लेकिन बॉडी अब एक नहीं, अब कितना, दो है। तो कह रहे दोनों की, कहोगे कैसे दो है? जब पूरा बॉडी रेक्टेंगुलर सीट एक है, आप एक एंड को पुल करो दूसरा भी चलेगा, उधर से खींचोगे ये भी दोनों चलेगा। लेकिन अगर बीच से कट कर दो, देन इधर वाले को खींचेंगे तो क्या वो भी चलेगा? कहेगा हम दोनों साथ साथ थे, नहीं ना। तो दोनों एकदम सेपरेट है। जैसे ही कनेक्शन कट गया, दोनों ब्लॉक अलग अलग हो गया। आप कहोगे यार सबसे पहला एक्सीलरेशन F/m नेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 16/15 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नॉर्मल का खेल देख लो, आपको यहाँ नॉर्मल देखना है किसमें, तो ये चल किधर रहा है तो फॉरवर्ड, आगे का मास लेने का जरूरत है। ये इंक्लिनेशन कितना डिग्री का, फोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स? ड्राइविंग फोर्स। आप देख लो ध्यान देकर, इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट का मतलब होगा कि n cos 30 और दूसरे का ये n इधर में होगा cos 30 और इधर में होगा, क्यों? क्योंकि अगर इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया, नॉर्मल जो होगा वो वर्टिकल से थीटा बनाएगा। तो इधर का कंपोनेंट बोलोगे n sin 30, इधर का कंपोनेंट बोलोगे n cos 30। क्लियर है? अरे सही है। मोशन कौन देगा इसको, ये बताओ, ये या ये? तो देखने से ही क्लियर है कि ये चलेगा जब भी तो हॉरिजॉन्टल में चलेगा, वर्टिकल में चलने का कोई चांस नहीं। अगर वर्टिकल में नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्लियर है, इससे कोई कनेक्शन नहीं। हमारा कनेक्शन है किससे? तो n sin 30 से। कितना होगा? तो मास 5 इंटू कितना, तो एक्सीलरेशन आप कहोगे n/2, 5 इंटू 4, आप कहोगे n का वैल्यू 40 न्यूटन। टेक्निकली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को लेकर फंसा देगा। आप इक्वेशन लिखते रहोगे बेवजह का, बहुत टाइम किल होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। आप देख लो अगला सवाल। देखो, एक इंक्लाइन प्लेन पे तुम्हारा क्या, हॉरिजॉन्टल पे ही पहले लगा दो। एक सवाल ये भी बड़ा, अब इस सब तरह के सवाल में बहुत ज्यादा टाइम टेक करता है। देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है,
प्रॉब्लम कह रहा है कि इफ नॉर्मल बिटवीन M3 एंड M2 इज 30 न्यूटन, फाइंड बोलेगा कि अगर नॉर्मल रिएक्शन M3 और M2 के बीच का 30 है तो फोर्स F बताओ या एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ। अब अगर आप इक्वेशन लिखने के चक्कर में पड़ोगे तो 4 बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 4 बार, समझ रहा है ना। कुछ नहीं करोगे तो आंसर सीधा आ जाएगा। किस किस के बीच बोला? M2 M3 के बीच, ठीक बात है, नॉर्मल एंड ये चलेगा किधर? तो फोर्स दिखाया हुआ है, चल तो रहा है फॉरवर्ड, बैकवर्ड कोई फोर्स ही नहीं, बैकवर्ड चलने का चांस कहां है? हो गया। ऑब्जर्वेशन के आगे का टोटल मास, आगे मतलब 6 इंटू एक्सीलरेशन, यही तो नॉर्मल है, ये 36A, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना? देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कितना आसानी से निकल गया। All masses in front of point of observation behaves as single mass। सही, चलो आगे बढ़ो। प्रॉब्लम ने बोला फोर्स बता, अब तो हो गया। टोटल मास कैसा था? एक सिंगल 8 6 14 18 20 इंटू 5 मतलब 100 न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? तो 100 न्यूटन के बराबर लगेगा। कितना एक्सीलरेशन? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा। क्लियर है? अगला देख लो। सेम सवाल रिपीट कर रहा हूं। 8 kg, 6 kg, 4 kg, 2 kg। मैंने क्या बोला कि यहां से आप लगा रहे हो एक फोर्स 100 न्यूटन का और यहां से एक फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का। फाइंड नॉर्मल बिटवीन ईच ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। आपको कभी पूछ देगा M1 M2 का नॉर्मल, कभी कहेगा M4 M3 का, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे इस टाइप के केस में? देख लो ध्यान देकर क्या करोगे। यार पूरा ब्लॉक सिस्टम चलेगा जब तो साथ चलेगा, मतलब बिहेव एज सिंगल। अगर सिंगल है तो एक्सीलरेशन क्या बोलेगा? तो आप कहोगे F net मतलब 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना था? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे यहां देखना है, यहां मैं बोलता हूं N1, यहां देखना है N2, यहां देखना है N3। आप कहोगे N1 मतलब उसके आगे का मास 2, N2 इसके आगे का मास, इसके आगे का टोटल, N3 मतलब इसके आगे का, आगे मतलब क्यों समझ रहे हैं ना, जा रहा है फॉरवर्ड, इसलिए फॉरवर्ड का टोटल मास को आगे का मास बोल रहे हैं। 6 और 4 10 और 12 इंटू 4। क्या ये आंसर होगा? नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहोगे ये करेक्ट आंसर है। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को लगता है कि सर ये तो जोड़ दिए, इसमें ये तो समझ में आ गया, इस पे लग रहा था फोर्स, लेकिन जब आप यहां का नॉर्मल बोल रहे हैं तो ये क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये तो नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा इसके आगे का मास बिहेव्स एज सिंगल। अगर ये पूरा मिलाकर एक सिंगल है तो लग तो रहा है सिंगल मास पे 20 न्यूटन, और वो कर क्या रहा है? विरोध कर रहा है। जाना चाहते हो फॉरवर्ड, वो लग रहा है बैकवर्ड, इसीलिए अपोज करने के कारण ऐड हो गया। कोई दिक्कत तो बोल लो। आगे देखो,
इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ध्यान देकर देख। एंगल इंक्लिनेशन मैंने कहा कि 30 डिग्री का है। मास मैंने बोला 5 kg, 10 kg, 20 kg या कर ले 15 kg। क्लियर? फोर्स आप लगा रहे हो, लगा दो। प्रॉब्लम का कहना है कि फोर्स अगर F लगाया है, F कितना लगाया है वो भी देख लो। आप कह रहे हो 300 न्यूटन लगा दो। एकदम इजी मेथड है। जो टेक्निक आप पढ़ रहे हो वो टेक्निक यूज करो, फटाफट आंसर आएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई झमेला नहीं है इसमें यार। लेकिन अगर बेवजह का इक्वेशन लिखने के चक्कर में पड़ोगे बहुत परेशान होगे। देखो हम लोग अभी भी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं और आगे भी पूरे न्यूटन्स लॉ में बहुत रेयर सवाल होता है जहां इक्वेशन लिखना होता है, और वो भी इक्वेशन 1-2 लाइन में लिख के काम हो जाता है अपना। अभी फिलहाल तो कोई इक्वेशन का जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा होगा, तो आप देख लो। मैंने कहा कि जब चलेगा तो ये सब साथ चलेगा, इसका मतलब ऑल बिहेव्स एज सिंगल मास। कितना केजी का, तो कैपिटल एम बराबर कितना 30 केजी। अब समझाने के लिए एक अकेला मास 30 केजी का लगा दो। mg लग रहा है भाई 300। इस mg का एक कंपोनेंट लगेगा कितना, तो mg sin 30 आप कहोगे कितना, तो 150, और एक फोर्स आप लगा रहे हो कितना 300। ध्यान देकर देख कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 300 न्यूटन बोलेगा कि अपवर्ड चलो, 150 बोलेगा डाउनवर्ड चलो। बात किसका मानेगा, तो एक्सीलरेशन ड्राइविंग, मतलब 300 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 30, आप कहोगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर ये नहीं भी लिखते, यहीं से डायरेक्ट 15, 25, 30, वेट इज 300, कंपोनेंट इज 300, साइन 30 डिग्री मतलब 150 के बराबर। 300 है, 150 विरोध कर रहा है, 300 माइनस 150 ड्राइविंग डिवाइडेड बाय मास, हो तो गया बिना कैलकुलेशन, बिना कुछ लिखे हुए। लेकिन अब मुझे चाहिए नॉर्मल चाहिए, सही बात है। वंस अगेन फंडा क्लियर करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। देख ले बाबू, m1 नॉर्मल बोलेगा n1, सही है। m1 जी है, ये 50 है। इसका कंपोनेंट बताना, मतलब 50 1/2 आप कहोगे 25। एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन है तुम्हारे पास 5, नॉर्मल n1, ऑल मासेज इन फ्रंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके आगे का मतलब यही तो है 5 kg, 5 25। लेकिन ध्यान दो एक बात का, ये ब्लॉक जब जाना चाहता है तो इस वेट का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जाने नहीं देना चाहता, उसका विरोध कर रहा है। मतलब आप कहोगे कितना, जो अपोज करेगा, मैंने बोला था, मैंने कब बोला कि वेट नहीं, जो अपोज करेगा मैंने बोला जोड़ देना। 25 न्यूटन अपोज कर रहा था, मैंने जोड़ दिया। अगला देखिए, आप अगर कहते हो कि n2 के लिए फॉर n2, इसका मतलब इसके आगे का पूरा मास एक सिंगल, आगे का पूरा मास एक सिंगल मास 15 kg का। 15 kg मतलब कितना, तो आप कहोगे इधर कि साइन 30 75 के बराबर। तो यार वेट 150 होगा, कंपोनेंट लिखेंगे
नॉर्मल यहां है, बिल्कुल नॉर्मल यहां है। नॉर्मल n2 होगा कितना, तो आगे का टोटल मास, आगे का मास 15 इंटू एक्सीलरेशन, बिहेव्स एज सिंगल मास। लेकिन ये 75 उसका विरोध कर रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल लो। तुम कहोगे कि ये बराबर होगा हर बार, इस बार भी 25 25 75 75, यार एक्सीलरेशन आगे है 5 का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो वेट का कंपोनेंट भी उतना ही हो जा रहा है। एक्सीलरेशन 5 मतलब 10 का कंपोनेंट है, इसलिए बराबर हो रहा है, और कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है बोलो। तो आप कहोगे इस तरह से अगर n2 निकालना, n1 निकालना, निकाल लोगे फटाफट। चल छाप ले फटाफट। चलो अगला एग्जांपल देख लो। ये दिया हुआ है मास तुम्हारा 20 kg का बाबू, और ये दिया हुआ है 15 kg का, करेक्ट। थीटा मैंने बोला 30 डिग्री। प्रॉब्लम कह रहा है कि फोर्स लगाए, कह रहा है फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक, एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। F दिया हुआ है 250 न्यूटन, और दूसरे में F तुम्हारा बोल रहा है 150 न्यूटन। अगर 250 लगाओगे तो क्या होगा, 150 लगाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देकर देख ले। सबसे पहली बात, ये पूरा मिलके कितना, एक सिंगल 20 और 15 35, 35 का मतलब 350, 350 का मतलब हो गया 350 का साइन 30, आप कहोगे साइन 30 175। किधर, क्योंकि ये दोनों जब चलेगा साथ चलेगा, अगर साथ चलेगा तो इकट्ठे मैंने लिख दिया एक बार में। अब आप देखो 175 न्यूटन बोलता है डाउन द प्लेन चलो, 250 से आप बोल रहे हो अप द प्लेन चलने, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो हो गया पहला वाला केस में 250 माइनस 175 डिवाइडेड बाय कितना था 35, आप कहोगे 75 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर। अगर ये निकल गया तो कोई दिक्कत कहां, कह रहा है कि नॉर्मल निकालो। यहां पे ये चल रहा है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसके आगे का समझाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूं, आगे का, आगे मतलब m2 बराबर 15 kg। आप कहोगे m2 तो समझ में आ गया 150 है, m2 का एक कंपोनेंट बोलोगे m2g sin 37, नॉर्मल यहां तुम्हारा लग ही रहा है, तो नॉर्मल इक्वल्स कितना बोलेगा, इसके आगे का मतलब 15 इंटू 15/7। लेकिन यही वो वेट है जो इसको 30 डिग्री ना, जो अपोज कर रहा है, ये 75 हो गया। तो आप कहोगे कि ये जाना चाहता है ऊपर, उसका ये विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, जोड़ दो। कोई दिक्कत है बोल लो। अरे सही है। आप कहोगे सेकंड वाले पार्ट में चलिए, बिल्कुल सेकंड पार्ट में आ जाओ। एक्सीलरेशन देखो, आप कह रहे हो 150 लगा रहे हो ऊपर की तरफ और 175 लग रहा है नीचे, आप कहोगे 175 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 35 किधर, डाउनवर्ड। आप कहोगे 25/35 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5/7। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे देखना, एक्सीलरेशन तो निकल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन देख लेना, सही है ना। 175 डाउन 150, ठीक है। चलो अब आपको कह रहा है कि इसके आगे का, आगे मतलब
मतलब अगर जा रहा है डाउनवर्ड में तो आगे का मास अब 15 नहीं, अब कौन है, तो 20 है। अगर 20 है तो m1 20 kg। आपने कहा फोर्स कितने लगा रहे हो, 150। इसके कंपोनेंट देख बाबू, साइन 30 और आप यही कह रहे हैं कि ये 100 के बराबर। नॉर्मल यहां लग रहा है, नॉर्मल मतलब इसके आगे का मास 25/7। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, लगा दिए नॉर्मल इक्वल्स कितना, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब फंडा पे आप जो इसके मोशन को सपोर्ट करेगा वो घटा देंगे। सपोर्ट कौन किया, 100 कर दिया तो मतलब घटा देंगे। विरोध कौन किया, क्योंकि जाना चाह रहा था नीचे, ये रोकने का कोशिश किया, किसने, हो तो गया आंसर। मतलब इस तरह के सवाल में इक्वेशन लिखने से बच जाओगे अगर आप ड्राइविंग का सीधा कॉन्सेप्ट यूज करते हो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे देख लो। तो नॉर्मल आप कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह के सवाल में नॉर्मल में बहुत सोचने का जरूरत नहीं है। अगला है तुम्हारा टेंशन। नाम ही इसका टेंशन है यार। टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी का तनाव। अब जानते हो पहले से दो तरह का स्ट्रिंग है, मासलेस और मासिव। जिसके पर यूनिट लेंथ का मास बहुत कम है मासलेस बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ का मास ज्यादा है मासिव बोलते हैं। मतलब पर यूनिट लेंथ का मास अगर कंसीडर करने लायक है तो मासिव, कंसीडर करने लायक नहीं, नेग्लेक्ट करने लायक है मासलेस। क्लियर? तो आप क्या कहोगे, तो सबसे पहले मासलेस स्ट्रिंग में प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, लिखेंगे नहीं, याद रखना, पढ़ाया हुआ है पहले से कि स्ट्रिंग बदलेगा तो टेंशन बदलेगा। एक सिंगल स्ट्रिंग रहेगा, एक ही टेंशन होगा। स्ट्रिंग को काट कर जोड़ोगे तो एक सिंगल रहने के बाद भी जहां जोड़े उसके दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा। अगर स्ट्रिंग मासिव पुली से पास किया तो एक सिंगल रहने के बाद भी दोनों साइड में टेंशन का वैल्यू अलग अलग हुआ। मतलब टेंशन बदलता है कब, जब नॉर्मल कंडीशन में रस्सी बदल जाए, स्ट्रिंग को काट के जोड़ दिया जाए, या स्ट्रिंग मासिव पुली से होके पास करे। इस तीनों सिचुएशन को छोड़कर बाकी किसी सिचुएशन में टेंशन नहीं बदलेगा। कैसा फोर्स है ये, तो ये ऑलवेज मासलेस रूप से पुलिंग नेचर का किधर काम करेगा, जिधर स्ट्रिंग काम करेगा उसी डायरेक्शन में काम करता है। ये सब तो किया हुआ है, याद होगा, मैंने बोल भी दिया एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात बोल लो। अब ये करेगा क्या, टेंशन में प्रोवाइड्स आपको इक्विलिब्रियम दे सकता है टेंशन। हो गया वो कैसे, मैं दिखा रहा हूं, देख लो। प्रॉब्लम कहेगा कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सभी रस्सी में तुम्हें बोलना है टेंशन बताने के लिए, देख लो। आप क्या कहोगे, तो आप सीधे सीधे यही लिखते चलते हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। T1 मतलब इसके नीचे का 40, T2 मतलब इसके नीचे का टोटल मास, बिहेव्स एज सिंगल, इसके नीचे का टोटल मास का वेट इसी रस्सी को झेलना है, इसलिए सब मिलके सिंगल। आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो कि ये 4 और 2 मिलके 6, मतलब 6 × 10 मतलब 60। इसके नीचे का टोटल मास 6, 4, 10 और ये 2, 12 × 10 मतलब
लेकिन एक है कौन, तो ये 20 न्यूटन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन खींच रहा है इसे। अगर खींच रहा है बोलो, खींच रहा है मतलब क्लियर है कि ग्रेविटी के को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां का टेंशन नीचे की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स, वेट भी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है। कहोगे यहां मोशन का विरोध नहीं बोल रहे, मोशन हो ही नहीं रहा है तो मोशन का विरोध कहां करना है। अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स बराबर अपोजिट में कौन, तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg भी और ये फोर्स भी। अपोजिट का फोर्स बराबर ऊपर टेंशन, नीचे इसका पूरा वेट भी और ये फोर्स भी। क्लियर है? अरे सही है। अगला देख लो, angle between string and vertical, also find रस्सी का कितना तनाव होगा वो कैलकुलेट करो। प्रॉब्लम ने ये दिया है मास इक्वल्स मान लो 10 kg के बराबर। प्रॉब्लम कह रहा है कि आप बताइए, कुछ भी मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर ये a इक्वल्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था तो रस्सी का इक्विलिब्रियम स्टेज में टेंशन क्या होगा और उसका एंगल वर्टिकल के साथ क्या होगा। पहली बात समझ, ये बॉब जो सस्पेंडेड है उस गाड़ी के अंदर जो चल रहा है एक्सीलरेशन से, उस बॉब का फ्रेम वही गाड़ी है और वो एक्सीलरेशन से चल रहा है। इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्लियर है, नॉन इनर्शियल। अगर नॉन इनर्शियल है तो सूडो लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो देख लो क्या होगा सिचुएशन। तो क्लियर है, सूडो लगने के कारण इसने करवाया, mg तो भाई लग ही रहा है। ये एंगल मान लो थीटा, हो तो गया, करना कहाँ कुछ है। अब कहोगे कि टेंशन है, टेंशन का कंपोनेंट मार इधर t cos थीटा, टेंशन का कंपोनेंट t sin थीटा। अब सीधे बोलोगे t cos थीटा ने काउंटर बैलेंस कर दिया mg को, t sin थीटा ने काउंटर बैलेंस कर दिया ma को। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आप कहोगे कि tan थीटा का वैल्यू a by g के a इक्वल g tan थीटा। अगर ये दिया हुआ है g दिया हुआ है, थीटा पूछेगा निकल जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करोगे टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो कुछ करना कहाँ है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट वर्टिकल, टेंशन का दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, नेट निकल जाएगा। क्लियर है? अगला देख लो, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सभी रस्सी में कितना कितना टेंशन होगा कैलकुलेट करो। मास 10 kg दे रखा प्रॉब्लम ने, कितना होगा देख ले। एक बात तो यहाँ बांधा हुआ है यार, अगर यहाँ बांधा हुआ है तो भी रस्सी अगर एक ही रहता, एक पहली बात तो ऐसा कोई रस्सी दुनिया में है नहीं है ट्रायंगुलर टाइप का, तो कहोगे तो सर ये रस्सी एक अलग हो गया लेकिन ये एक ही है। अगर एक ही है तो बीच में बांध दिया तब भी टेंशन अलग अलग होगा। अब देखो
अब तुरंत कहोगे क्या, तो ये टेंशन T1, अब कहोगे T3, तो मैं बोलूं सीधा सीधा तो है, T3 का वैल्यू 100, T1 के लिए देख लो आप, T1 के लिए कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट देखोगे यहां, ये एंगल अगर 60 तो यहां भी 60 होगा, अगर यहां 60 होगा तो ये कंपोनेंट T cos 60, ये कंपोनेंट, अब क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो T1 cos 60 T2 को बैलेंस करेगा, और T1 sin 60 जो होगा तुम्हारा वो 100 को बैलेंस करेगा। यहां से T1 निकल जाएगा, पुट कर दोगे T2 निकल जाएगा। क्लियर है? अगला देख लो एग्जांपल। पांच केजी का मास है, एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री का, फाइंड टेंशन। एक इंक्लाइन प्लेन पे रस्सी की हेल्प से आपने एक ब्लॉक 5 किलो का बांध दिया है, पूरा सिस्टम भाग रहा है फॉरवर्ड में, प्रॉब्लम आपसे कहता है कि रस्सी का टेंशन कितना होगा, कैलकुलेट करके बता। बिल्कुल देख लो ध्यान देकर देखो, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ये मास, रस्सी है तो टेंशन है mg है 50 के बराबर, mg का कंपोनेंट मार लो, थर्टी डिग्री एंगल होने के कारण sin 30 मतलब 25 के बराबर। अब एक बात बस ध्यान दो, बस ये ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन ट्रायंगुलर प्लेन पे और वो चल रहा था फॉरवर्ड में, स्वाभाविक रूप से इस पे एक एक्स्ट्रा लगेगा, कौन लगेगा एक्सटर्नल, तो सुडो लगेगा, कितना, तो ma। इस ma का भी कंपोनेंट अगर इधर लिखना चाहो तो आप बिल्कुल कह सकते हो ma cos थीटा, ma मतलब 5 इंटू 2 इंटू cos 30 डिग्री, आप कह सकते हो ये 5√3। अब देख लो ना, इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, 25 प्लस 5√3 हो तो गया। तो कुछ नहीं, इस तरह के बड़े छोटे छोटे सवाल होते हैं, कॉन्सेप्चुअली बड़े अच्छे सवाल होते हैं, तो अगर आराम से निकालने का मन करे कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा था, अपोजिट में काउंटर बैलेंस कर दिया, नेट निकल गया, कोई दिक्कत है बोल लो, आगे देख लो। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में जा रहा है तो क्या कहोगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में सिर्फ एक फंडा बस याद रखना, ऑल मासेस, बाकी पहले का जो है वही सब मूव्स टुगेदर सिंगल होगा, बिहाइंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
जहां ऑब्जर्वेशन लेना है उसके पीछे का टोटल मास बिहेव करेगा एक सिंगल मास जैसा। बढ़िया है, देख लो टोटल मास एक सिंगल जैसा। M1, M2, M3, M4, 2 kg, 4 kg, 6 kg और 8 kg। Find tension in each string। सभी रस्सी में कितना कितना टेंशन होगा कैलकुलेट करो यार। फोर्स दे रखा प्रॉब्लम में, देख लो 120 न्यूटन का कह रहा है। सबको चलना है, एक साथ चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। अगर एक साथ चलना है तो आप कहोगे सीधा सीधा एक्सीलरेशन जो होगा सिंगल मास वाला कॉन्सेप्ट 120 डिवाइडेड बाई कितना, तो देख लो 20 के। आप कहोगे कितना, तो ये तो निकल लिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बारी है टेंशन। टेंशन निकालने के लिए T1 जा किधर रहा है, फॉरवर्ड में। इसका मतलब ऑल मासेस बिहाइंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पीछे का, आगे का नहीं। तो पीछे का लोगे तो कितना लोगे देख लो। आप कहोगे T3 का मतलब इसके पीछे का 2 × 6 12 हो गया। T2 मतलब इसके पीछे का टोटल, जा रहा है आगे तो इसके पीछे का टोटल मतलब 6 × 6 36 हो गया। आप कहोगे T1, बस यही जगह है जहां पे सावधानी बरतना। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइविंग लेना है। ड्राइविंग किधर है, तो हॉरिजॉन्टल में। ये अगर टेंशन इंक्लाइंड लाइन पे, क्योंकि ये टेंशन अगर काम कर रहा है तो ये कहीं और नहीं, किधर होगा, तो जिधर रस्सी है उधर होगा। तो इसका एक कंपोनेंट T1 cos 60 और दूसरा तो इधर होगा T1 sin 60। अब जरा देखो, अब आपको किससे मतलब होगा, तो हॉरिजॉन्टल में जो लग रहा है, जो इसको मोशन प्रोवाइड करेगा, उससे कौन है, T1 cos 60 और दैट इक्वल्स इसके पीछे का मतलब 12 × 6। कितना कहोगे, तब 2 × 72। आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे कितना होगा फोर्स। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल दो। ऐसे ही है। तो आज यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। मतलब टेंशन के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। मतलब अगला लेक्चर जो इसका होगा एक और पार्ट में, न्यूटन्स लॉ 2 पार्ट में होगा। एक लेक्चर का यहाँ तक का पार्ट है, अगला लेक्चर में पूरा न्यूटन्स लॉ कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छे शानदार सवाल जो इसके हैं, जो टेक्निकली बड़ा एक एक लाइन में सॉल्व करना होता है, तो हम लोग अगले लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करेंगे। चल अगला लेक्चर में।